ये जुड़े रहिए। और आज हम बात करेंगे पहला चैप्टर जो है आपका जीव जगत के बारे में। ठीक है, जीव जगत क्या होता है, जीव क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। अभी तो आपको ये नहीं पता होगा कि निर्जीव और सजीव में अंतर क्या है। देख लेते हो, हाँ वैसे तो पता है, बोल रहे हो इसमें भी क्या नहीं पता होगा कि जो निर्जीव है वो कुछ करता नहीं है, सजीव है वो कर लेता है। लेकिन पादप भी तो कुछ नहीं करते, खड़े रहते एक जगह पर। लेकिन आप उनको क्या मानोगे, आप कहोगे कि जो सजीव है वो गति करता रहता है, निर्जीव गति नहीं करता है। लेकिन पादप है, पादप भी सजीव है, गति नहीं करता है। तो आज आपको हम ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसके आधार पर आप आसानी से अंतर कर सकते हो कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, यानी लक्ष्मण बूटी। ठीक है कि नहीं, एकदम आपको क्लियर। ऐसा नहीं है कि कुछ अंतर होते हैं, जो मेन पॉइंट है जो अंतर करने वाले, जिनके द्वारा सजीव और निर्जीव में अंतर होगा वो बताएंगे। और आपको ये बताया जाएगा कि वर्गीकरण कैसे हुआ जीवों का, पृथ्वी पर कितने जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए और हम यहां पर क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है आपका। तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव गर्म स्थानों, ठंडे पानी की झीलों, गर्म पानी की झीलों, पर्वत, लवणीय जल, अलवणीय जल, जीव के शरीर के अंदर अंदर और बाहर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं। आप सोच नहीं सकते, वहां पाए जाते हैं। अब आप सोचोगे कि जीव के शरीर के अंदर भी जीव है, हाँ अंदर भी जीव है, आपके अंदर भी है। ठीक है, ये बात अलग है कि कहीं पर लाभदायक है तो कहीं पर हानिकारक है। हमारे शरीर के अंदर लाभदायक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे स्थान है जिनको मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच नहीं सकते कि यहां पर भी जीव हो सकते हैं। जैसे गर्म स्थान है, ठीक है, ठंडे पानी की झील है, गर्म पानी की झील है, बर्फीले स्थान है, लवणीय जल है, एकदम लवण नमक वाला, अलवणीय जल है, जीव के शरीर के अंदर और बाहर। यानी हमारे शरीर के अंदर है, अन्य जीव है उनके शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। अब तो आप जानते ही हो, बाहर तो होने होने हैं, कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है कि नहीं, वायरस है वो बाहर तो निर्जीव है, लेकिन शरीर में आते ही कैसा हो जाता है, सजीव हो जाता है। ठीक है कि नहीं, कोशिका में जैसे ही प्रवेश करेगा सजीव हो जाता है, वो अपनी वृद्धि चालू कर देता है। ठीक है कि नहीं, उसमें रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया है, ये ऐसे जीव है, अन्य जीव है, वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जीव जगत, यानी जीवों का संसार, जीवों के संसार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। चलिए, तो यहां से आगे हम पहले बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी। देखिए, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, बायोस यानी लाइफ, यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन।
तो यानी कहने का मतलब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही क्या है? बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही क्या है? बायोलॉजी है। आपके जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, गाय भैंस बकरी ऊंट भेड़ घोड़ा सुअर कुत्ता चीता जितने भी डेड जानवर हैं, ठीक है कि नहीं, यानी जो भी जीव है सजीव निर्जीव, उन सबके जीवों के जीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वही है बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क, और दूसरे थे जर्मन के वैज्ञानिक, जर्मन के वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। ठीक है। फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है। यानी बायोलॉजी शब्द को फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने और जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने 1802 में प्रतिपादित किया। बायोलॉजी क्या है जीव विज्ञान, किसने बताया था, किसने प्रतिपादित किया है शब्द को, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे जीव के बारे में। इसमें यानी जीव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जीव विज्ञान की परिभाषा बता दूं। परिभाषा क्या है? यानी आपको ये तो पता चल गया कि बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है। ये शब्द किसने प्रतिपादित किए ये पता चल गया, लेकिन जीव विज्ञान कहते किसे हैं? ठीक है। तो जीव विज्ञान है जीवों के अध्ययन से सम्मिलित सभी शाखाओं का एक साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। कहने का मतलब जीव विज्ञान की वे सभी शाखाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी सम्मिलित रूप से जीव विज्ञान में क्या होता है, जीवों के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं तो सभी शाखाओं को एक साथ मिला दिया, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है। अब हम बात करें जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। शाखाएं, आपको पता है जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। पहली है जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो पहले हम आपको जूलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद में बॉटनी पढ़ाएंगे। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बॉटनी स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? वाई दिस? कोलावेरी नहीं। ठीक है। ऐसा इसलिए आप गाना गाने लग जाओ तो वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है। ऐसा इसलिए कि जूलॉजी जो होती है यानी जीवों के बारे में, सबसे पहले हमें अपने बारे में तो पता चल जाए, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कौन सा अंग कार्य करता है, कौन से एंजाइम निकलते हैं, कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब पहले अपने बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद में फिर आपको आसानी से पादपों के बारे में भी पता चल जाएगा कि पादपों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, कौन से हार्मोन कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी बॉटनी में यानी पादपों में। ठीक है। तो पहले अपने बारे में समझेंगे, उसके बाद पादपों के बारे में। तो यहां पर आपको पता चल गया कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं जीव के बारे में। जीव क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जीव क्या है। ठीक है। तो ये आपको बताना है अब जीव क्या है। अब मैं बताता हूं आपको जीव क्या है। ठीक है।
ये जीव और जीव में अंतर है। ये जीव और जीव करते हैं तो वो खाने वाली भीतर मुंह के अंदर पाई जाने वाली जीव होती है, ठीक है। ये जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, सभी सजीव और निर्जीव, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सजीव और दूसरा है निर्जीव। सबसे पहले हम बात करें सजीव के बारे में, फिर बात करें निर्जीव के बारे में। एक को आप याद करोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, नहीं मानो तो देख लो। सजीव यानी ऐसे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता, ठीक है। वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता, ये लक्षण पाए जाते हैं। ये लक्षण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सजीव, ठीक है। यानी ऐसा जीव, ऐसे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता ये लक्षण पाए जाएंगे उन्हें हम सजीव कहेंगे, और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें निर्जीव कहेंगे। यानी जो वृद्धि नहीं करता हो, जनन क्रिया नहीं करता हो, उपापचय नहीं करता हो, उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती हो, तो क्या है? वो निर्जीव है। अब जैसे कि मान के चलो ये बोर्ड है, इस पर मैं इस तरीके से मारकर इस तरीके से कर रहा हूं, इसमें चाहे इसमें नुकीली वस्तु जो है तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये चिल्लाएगा तो नहीं मेरे लग रही है, चिल्लाएगा क्या? नहीं चिल्लाएगा, तो ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तेजनशीलता नहीं है। और आप लोगों के अंदर कोई सुई चुभो दे, पेन की नोक चुभो दे, आप एकदम उछल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उद्दीपन है, उत्तेजनशीलता है कि नहीं? तो ये सजीव निर्जीव में अंतर है। तो इन पॉइंटों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो जीव क्या है? यानी ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। ऐसे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता पाई जाती है उन्हें हम सजीव कहते हैं, और जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है उन्हें निर्जीव कहते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल मामला। चलिए तो अब आगे देखते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हम वृद्धि के बारे में, और उसके बाद में फिर जनन के बारे में बात करेंगे, उपापचय के बारे में बात करेंगे, और उत्तेजनशीलता के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है वृद्धि। ग्रोथ यानी वृद्धि क्या है? वृद्धि है तो यानी देखिए सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव में वृद्धि होती है, हाँ साहब होती है। कैसे कैसे होती है? सजीव में वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है, ठीक है। यानी आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है। आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होगी तो उसका जैव भार, जीव का जो टोटल वेट है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैव भार है वो भी बढ़ेगा। अब जैव भार बढ़ जाएगा, आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ऊतकों की कोशिकाएं हैं, ऊतकों की कोशिका ये भी वृद्धि करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि मनुष्य में एक निश्चित समय के बाद क्या होगी? रुक जाएगी, ठीक है। निश्चित समय के बाद में क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन कुछ कोशिका आवश्यकता के अनुसार वृद्धि करती हैं, आवश्यकता के अनुसार वृद्धि कर लेती हैं। जैसे मान के चलो कि हमारी ये त्वचा है, तो त्वचा की कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, हमारी लंबाई में वृद्धि हो रही है। शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, तो इनमें वृद्धि होगी। छोटा बच्चा होता है, फिर बड़े होते जाते होते हैं कि नहीं, या बड़े पैदा हो जाते एक साथ? ऐसा नहीं है, छोटे होते हैं पहले,
ठीक है। तो उनमें फिर अंदर भी वृद्धि होगी और बाहर से लंबाई में भी वृद्धि हो रही है, फिर चौड़ाई भी बढ़ेगी, मोटाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी इनमें वृद्धि होगी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम जीवन भर लंबे होते रहते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे। तो ये जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं वो आवश्यकता के अनुसार जीवन में कभी भी वृद्धि कर सकती हैं। जैसे मान के चलो कि मेरी त्वचा हट गई, कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहां से कोशिकाएं हट गई, और वहां पर कुछ समय के बाद में क्या होगा, फिर त्वचा आ जाएगी, तो वहां की आसपास की कोशिकाएं वृद्धि कर लेंगी आवश्यकता के अनुसार। इसी प्रकार हमारे लीवर का कुछ भाग काट लिया जाए, काट करके हटा दिया जाए, या काट के आधा भाग दूसरे में किसी में ट्रांसप्लांट कर दें, तो वो भी लीवर पूरा बन जाएगा, कुछ समय के बाद में पूरा हो जाएगा, यानी वृद्धि कर लेगा, ठीक है। तो ये आवश्यकता के अनुसार वृद्धि हो जाती है। लेकिन आपको मैं 1 करोड़ की बात बता रहा हूं, पादपों में जो वृद्धि है, पादपों में वृद्धि होती है जीवन पर्यंत। पादपों में वृद्धि क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है, ठीक है। यानी पादप हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि सजीव क्या है, यानी सजीव में वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है। जैव भार बढ़ता है उसका, ऊतकों की कोशिकाओं में वृद्धि होती है, लेकिन मनुष्य में वृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, ठीक है। कुछ कोशिकाएं जो विशिष्ट कोशिकाएं होती है उनमें वृद्धि आवश्यकता के अनुसार होती रहती है, ठीक है। तो यानी वृद्धि सजीवों का एक लक्षण हो गया। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जीवन पर्यंत यानी कभी भी वृद्धि कर सकते हैं। अब मान के चलो अलग हम देख लें निर्जीव। निर्जीव के बारे में हम बात करें कि निर्जीव वृद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ साहब, वृद्धि करते हैं। अब आप कहोगे निर्जीव वृद्धि कैसे करते हैं, अब ये बोर्ड है, ऐसा तो नहीं कि बड़ा हो गया। निर्जीवों में वृद्धि होती है, जैसे निर्जीव में पर्वत हैं, रेत के टीले हैं, ठीक है, गोलाश्म है आदि। अब ये है तो निर्जीव, जैसे पर्वत है, रेत के टीले हैं, गोलाश्म है, ये निर्जीव होते हैं, लेकिन इनमें वृद्धि होती है। पर्वत को देखना, पर्वत का बाहरी जो रूप है उसमें वृद्धि होती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होगा, थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, घास, छोटे मोटे पादप उग जाएंगे, वो फिर मृत हो जाएंगे तो उसी पर जम जाएंगे। जो भी जीव मर गया उस पर जम गया, तो धीमे धीमे उसका बाहरी जो भाग है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि होती रहती है, ठीक है। अब रेत का टीला है, तो रेत का टीला है, थोड़ी सी हवा चली तो दूसरे स्थान से भी रेत वहां पर आकर के इकट्ठा हो गया, तो उसमें भी वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्वत, गोलाश्म, रेत के टीले हैं, इनमें वृद्धि होती है। लेकिन जो 1 करोड़ की बात है वो यहां पर ध्यान दें, लेकिन इनमें जो वृद्धि होती है वो होती है केवल बाहरी रूप में। कैसे होती है? बाहरी रूप में होती है। इनमें अंदर से वृद्धि नहीं हो सकती, यानी आंतरिक रूप में वृद्धि नहीं हो सकती है। और सजीवों में वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है। निर्जीव में वृद्धि होगी तो वो केवल बाहरी रूप में ही होगी, ठीक है। ये अंतर है। तो यानी वृद्धि के आधार पर आप सजीव और निर्जीव को अलग अलग कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कैसे कि जो सजीव है उनमें आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में वृद्धि होती है, जिससे उसका कुल जैव भार बढ़ जाता है। और निर्जीवों में वृद्धि केवल बाहरी रूप में होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से पहला पॉइंट यहां पर वृद्धि का। अब हम दूसरी बात करेंगे जनन के बारे में। दूसरी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जनन। और जनन तो आप जानते ही हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे पढ़ा तो है ही सर, लेकिन पढ़ा दो, तो चलिए पढ़ा देते हैं। दूसरा नंबर है जनन। तो जनन है, जनन की क्रिया सजीवों में होती है। सजीव जनन क्रिया करते हैं, ये कन्फर्म है। निर्जीव तो जनन करेंगे नहीं। अब ये बोर्ड है, ये बच्चे देगा क्या? नहीं देगा ना। दीवार है, बच्चे देगी क्या? नहीं देगी। तो यानी निर्जीव तो जनन नहीं करते, सजीव है वो जनन करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़ा, मनुष्य को ले लो, तो इनमें जनन क्रिया होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है, नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं और जीवों की संख्या है वो बढ़ती रहती है। तो जनन क्रिया है
सजीवों में जनन की क्रिया होती है। जनन क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए, लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है, फिर वही टेक्निक, एक को बताएंगे दूसरा याद हो जाएगा। ये कहानी अच्छी है कि एक याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। लैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन, कैसा जनन? ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया होती है, उसे तो हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और युग्मक विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक है, यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया पाई जाती है या होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, ठीक है, और अलैंगिक जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं पाई जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यहां पर एक और बात बता दें, लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भी संतति उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं अलैंगिक जनन के, ईस्ट, हाइड्रा, इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है मुकुलन द्वारा। ठीक है, फंजाई की बात करें, इसमें कवक आते हैं, इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, प्लेनेरिया की बात करें, इसमें जो प्लेनेरिया है, इसमें अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो होती है पुनरुद्भवन के द्वारा। ठीक है, तो पुनरुद्भवन की क्रिया भी हो जाती है। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया है वो अलग अलग प्रकार से हो जाती है। जैसे मुकुलन है, बढ़िया कलिका के रूप में बाहर निकलेगी, वो अलग हो जाएगी उससे, उसके द्वारा नया जीव बन जाएगा। फंजाई है कवक, उसमें बीजाणु बनेंगे, कुछ में पुनरुद्भवन भी होता है। पुनरुद्भवन में क्या होता है, जैसे कोई भाग कट जाता है फिर दोबारा से आ जाता है, तो ये क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन की जो क्रिया है, यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि सजीवों का लैंगिक जनन विशिष्ट गुण है या नहीं है। विशिष्ट गुण है क्या? आप यानी जनन की क्रिया के आधार पर एकदम बोल सकते हैं क्या कि हाँ साहब ये सजीव है, जो लैंगिक जनन करेगा वही सजीव है और जो नहीं करेगा वो निर्जीव है? बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। कारण, उसका कारण यह है कि कुछ सजीव जैसे बंध्य कामगार मधुमक्खी, बंध्य कामगार मधुमक्खी है जिसको अपन बोलते हैं श्रमिक। मधुमक्खी में तीन प्रभेद पाए जाते हैं, रानी होती है, एक नर होता है और एक होता है श्रमिक। यानी ये जो श्रमिक होते हैं वो संतति उत्पन्न नहीं करते, शहद बनाने का कार्य करते हैं। तो यानी बंध्य कामगार मधुमक्खी है। आपने सुना होगा खच्चर, ठीक है, और एक होता है तीसरा मानव युगल अनुर्वर। देखिए, अब ये है तो सजीव, श्रमिक है, बंध्य कामगार मधुमक्खी, ये संतति उत्पन्न नहीं करती। खच्चर है, खच्चर तो आप जानते हैं गधे और घोड़े के संकरण से बनता है, जो गधे और घोड़े के मध्य में संकरण होता है उसके द्वारा उत्पन्न संतति है वो खच्चर कहलाती है। ये बंधे होते हैं, ठीक है कि नहीं, गधे से थोड़ा बड़ा होता है, मजबूत होता है, ढोने के काम आता है, बोझा ढोने का, लेकिन ये संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। अब संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, जनन क्रिया नहीं कर सकते, लेकिन है तो सजीव, अब आप निर्जीव थोड़ी बोल सकते हो इनको। ऐसे ही मानव युगल अनुर्वर, यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो बंधे होते हैं जिनके द्वारा संतति उत्पन्न नहीं की जा सकती है, जो
जनन क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो जनन क्रिया नहीं कर सकते तो आप बोल दो साहब ये तो निर्जीव है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जनन सजीवों का विशिष्ट गुण या विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको वृद्धि और जनन समझ में आ गए होंगे। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं उपापचय के बारे में। उपापचय देखिए, जो उपापचय है ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। ठीक है, तो यानी उपापचय भी सजीवों का लक्षण है, ये केवल सजीवों में पाया जाता है। उपापचय की जो क्रिया है ये सजीवों का लक्षण है। इसमें एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। उपचय में क्या होता है? पदार्थों का संश्लेषण। ठीक है, पदार्थों का संश्लेषण होता है जब हमारे शरीर में किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं उपचय। ठीक है, और दूसरा है अपचय, यानी पदार्थों का टूटना, पदार्थों का विखंडन। ठीक है, यानी पदार्थों का टूटना ये कहलाता है अपचय। तो यानी सजीवों का ये लक्षण है। उपचय और अपचय की जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर में संपन्न होती है। जैसे हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग भागों में हमारे शरीर में जब हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? जैसे दौड़ लगा ली आपने ज्यादा या दंड बैठ लगा ली तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ज्यादा जब लगा लोगे तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो मांसपेशियों में क्या होगा? पेशियों में दर्द करेगा थोड़ा सा। तो यानी वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ, संश्लेषण हुआ। तो ये उपचय है और अपचय है। अब निर्जीवों में तो होगा नहीं है कि ये बोर्ड है या मेज कुर्सी है या ये मार्कर है तो इनमें भी अपने आप पदार्थ बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ये जो उपापचय की क्रिया है वो केवल सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगली हम बात कर रहे हैं उत्तेजनशीलता के बारे में। उत्तेजनशीलता सजीवों में बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण के प्रति पाया जाता है क्या? उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन की क्रिया होती है सजीवों में बाहरी वातावरण के प्रति। जैसे बाहर का वातावरण परिवर्तित हो जाता है तो सजीव बाहरी वातावरण के प्रति, बाहरी वातावरण के प्रति अपने आप को क्या कर लेते हैं? अनुकूलित कर लेते हैं। बाहरी वातावरण के प्रति अपने आप को क्या कर लेते हैं? अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बाहर सर्दी का मौसम हो गया, ठीक है, अभी फिलहाल गर्मी चल रही है तो गर्मी पड़ रही है तो उस समय मनुष्य गर्मी उसके अनुसार अनुकूलित कर लेता है अपने शरीर को, सर्दियों में सर्दी के अनुसार अनुकूलित कर लेगा। तो ये जो बाहरी वातावरण में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ सजीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वायु, जल और वातावरण में अन्य परिवर्तन, वातावरण में अन्य परिवर्तन होते हैं, इन्हें पादप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी वातावरण में जो भी परिवर्तन होगा, वायु प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, जल में प्रदूषण की क्रिया, जल प्रदूषित हो जाएगा ज्यादा, वातावरण में अन्य भी कोई परिवर्तन होंगे तो पादपों में आसानी से दिखाई देते हैं, यानी आसानी से पता चल जाता है उसमें परिवर्तन का। ठीक है, तो इस तरीके से यानी उत्तेजनशीलता है जो सजीवों में बाहरी वातावरण के प्रति उद्दीपन पाया जाता है जिसे हम उत्तेजनशीलता कहते हैं।
ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, तो वातावरण में परिवर्तन होता है जिसके कारण सजीव अपने आप को बाहरी वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, परिवर्तित कर लेते हैं, और वायु, जल और वातावरण में अन्य परिवर्तन है वो पादपों में आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह है उत्तेजनशीलता, ये गुण है सजीवों का। तो मैंने आपको बताया था कि सजीवों में पाए जाने वाले 4 लक्षण हैं जिनके आधार पर आप सजीवों को निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा है उपापचय और चौथा नंबर उत्तेजनशीलता। ठीक है, तो वृद्धि, जनन, उपापचय और उत्तेजनशीलता ये जिनमें पाए जाएंगे चारों के चारों लक्षण वो सजीव कहलाएगा, और जिसमें नहीं पाए जाएंगे ये वो निर्जीव कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हम बात करने आ रहे हैं जीव जगत में विविधता के बारे में। जीव जगत में विविधता, जीव जगत में विविधता के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? देखिए नाम में छुपा हुआ है जैव माने जीव, विविधता यानी विभिन्नता। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं जीवों में पाई जाने वाली असमानताओं को या विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव एक समान नहीं होते हैं, तो उन सभी जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं या विभिन्नताएं हैं, इसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की 1.7 से 1.8 मिलियन या हम बोले तो 17 से 18 लाख जातियां पाई जाती हैं, और इसके अतिरिक्त अभी अन्य जातियों की खोज बाकी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां उपस्थित हैं पादपों की और जंतुओं की, और इसके अतिरिक्त अगर और खोजा जाए तो भी अन्य जातियां भी, नई नई जातियों का पता चलेगा। तो यानी यहां पर जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों में विभिन्नताएं या असमानताएं पाई जाती हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पादप और जंतुओं की 1.7 से 1.8 मिलियन या 17 से 18 लाख जातियां पाई जाती हैं। अभी अन्य जातियों की खोज शेष है या बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर पता चला होगा कि जैव विविधता क्या है, यानी जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। इसके बाद में हम बात करेंगे नामकरण या नाम पद्धति के बारे में। नामकरण क्या है? नामकरण या नाम पद्धति। नामकरण या नाम पद्धति क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को संपूर्ण विश्व में एक नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नाम से जाना जाता है, इसे ही हम कहते हैं नामकरण या नाम पद्धति। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं उन सभी जीवों को संपूर्ण विश्व में एक नाम से जाना जाएगा,
उसे हम नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। ये जीव का मानक नाम होना चाहिए, मानक नाम, यानी जिससे वो संपूर्ण विश्व में जाना जाए। ऐसा नहीं हो कि एक देश में दूसरा नाम है, दूसरे में दूसरा हो, उसका तीसरे में अलग नाम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक मानक नाम होना चाहिए, यानी प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसके द्वारा वो संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। इसे ही नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, और जिस नाम से उसे जाना जाता है, जिस नाम से उसे जाना जाता है, इसे हम कहते हैं पहचानना। इसे हम क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। यानी उसके द्वारा आप उस नाम से उस जीव को जानोगे तो आसानी से पहचान कर लोगे। अब जैसे हमने शेर कहा, शेर, तो अब आपके दिमाग में शेर की इमेज आ गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि कुत्ते की इमेज आ गई, ये साहब शेर ये होता है, ऐसा थोड़ी है। तो शेर है तो शेर की इमेज आ गई। ठीक है, आम है, हमने आम को बोला आम, तो आम बोला तो आम की इमेज आ गई। ठीक है कि नहीं? अब आम की इमेज, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, जिसके द्वारा वो संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा। मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम। तो मेंजीफेरा इंडिका की हम बात कर रहे हैं, तो मेंजीफेरा इंडिका का मतलब यानी आम है, और जहां पर मेंजीफेरा इंडिका संपूर्ण विश्व में आम का ही नाम होगा, वैज्ञानिक नाम, यानी मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं पहचानना। हमने आपको बोला मेंजीफेरा इंडिका, आपके दिमाग में वही क्लिक होगी कि आम की बात की जा रही है। पूरे विश्व में कहीं पर भी मेंजीफेरा इंडिका बोला जाए तो क्या? आम, कुत्ता नहीं, केला नहीं, आम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर यह है इसका नामकरण या नाम पद्धति। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वो संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, जिसे हम नामकरण या नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, और जिस नाम से उसे जाना जाता है उसे कहते हैं पहचानना, जिसके द्वारा उसको आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आज केवल इतना ही, इसके बाद में दूसरे मॉड्यूल में बात करेंगे। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार।